Good morning, class. So, today we are going to start our lesson number 2, that is bringing up curry. मतलब यहाँ पे एक एलिफेंट इस चैप्टर में बेसिकली आपको बताया गया है कि एक बेबी एलिफेंट है जो कि 5 मंथ्स का है और वो कैसे ग्रो करता है, उसको क्या क्या चीज़ें सिखाई जाती हैं, वो क्या क्या एक्टिविटीज़ इसमें होती हैं उससे रिलेटेड, वो सब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ब्रिंगिंग अप करी इसका मतलब है कि उसकी ग्रोथ को समझना। करी जो है एलिफेंट है उसकी जो अपब्रिंगिंग है, यानी कि उसकी जो ग्रोथ है, उसका जो डेवलपमेंट है वो किस तरीके से हुआ, कैसे किया, वो ऑथर इस चैप्टर में आपको बता रहे हैं। करी द एलिफेंट वॉज 5 months ओल्ड व्हेन ही वॉज गिवन टू मी टू टेक केयर ऑफ। करी जो एलिफेंट है जिसका नाम करी है वो 5 months ओल्ड है जब वो मुझे दिया गया था ताकि मैं उसकी देखभाल कर सकूं। आई वॉज 9 year ओल्ड और मैं 9 years ओल्ड का था। एंड आई कुड रीच हिज बैक इफ़ स्टूड अप ऑन टिपटो, और मैं उसकी बैक तक पहुंच पाता था लेकिन अगर मैं अपनी टिपटो पे खड़े हो जाऊं। टिपटो मतलब यानी कि अंगूठे पे बिल्कुल खड़े हो जाते हैं ना, पैर पीछे से उठा के हवा में, उसको बोलते हैं टिपटो। ही सीम टू रिमेन दैट हाई फॉर नियरली 2 years. वी ग्रू टुगेदर, दैट इज़ प्रोबेबली वाई आई नेवर फाउंड आउट जस्ट हाउ टॉल ही वॉज। हम लोग साथ साथ बड़े हुए, इसलिए मुझे इतना महसूस नहीं होता कि वो मुझसे बड़ा है या कितना, मतलब मैं उसे कभी ज़्यादा बड़ा नहीं महसूस कर पाया। He lived in a pavilion under a thatched roof which rested on thick tree stumps so that it could not fall in when curry bumped against the poles as he moved about. जो करी है वो एक पवेलियन में रहता था जो कि मतलब वो थैच रूफ का मतलब आप कह सकते हो एक तरीके से वो देखा होगा आपने, झाड़ फूस की बनी हुई होती है एकदम से स्लैंटिंग एरिया, स्लैंटिंग साइड से, ऐसे आपने देखा होगा, जिसे आप लोग हिंदी में पता नहीं क्या बोलते हो उसको। फ़िलहाल मुझे वो वर्ड याद नहीं आ रहा है, जैसे भी आएगा मैं आपको तुरंत इसके साथ लिख दूँगी। विच रेस्टेड ऑन 3 टिक ट्री स्टम्प्स, और वो थिक ट्री से बंधा हुआ था ताकि वो अगर जो करी है वो मूवमेंट करे तो वो उसके ऊपर गिरे ना। वन ऑफ द फर्स्ट थिंग करी वॉज टू सेव द लाइफ ऑफ अ बॉय। सबसे पहले चीज़ जो करी ने करी थी, तो करी ने एक बॉय की लाइफ को बचाया था। करी डिड नॉट ईट मच बट ही नेवरदलेस नीडेड 40 pounds a twig a day टू चू एंड प्ले विद। करी जो है ज़्यादा नहीं खाता था लेकिन उसको डेली 40 pounds की ट्विग चाहिए होती थी खाने के लिए और उनको खेलने के लिए। एवरी डे आई यूज़ टू टेक हिम टू द रिवर इन द मॉर्निंग फॉर हिज बाथ, और मैं डेली उसको मॉर्निंग में रिवर के पास ले जाता था ताकि वो बात कर सके। ही वुड लाई डाउन ऑन द सैंड बैग वाइल आई रब्ड हिम विद अ क्लीन सैंड फॉर द रिवर फॉर एन आवर, और वो नीचे बैठ जाता था सैंड बैंक पे, यानी कि जहाँ पर रेत पड़ा रहता था किनारे पे, और मैं उसकी जो है क्लीन सैंड से उसको रब करके उसको क्लीन करता था कम से कम 1 घंटे तक। आफ्टर दैट ही वुड लाई इन द वाटर फॉर अ लॉन्ग टाइम, और उसके बाद वो पानी में लेट जाता था। ऑन कमिंग आउट हिज स्किन वुड बी शाइनिंग लाइक इबोनी एंड ही वुड स्क्वील विद प्लेजर एज आई रब्ड वाटर डाउन हिज बैक। और वो बहुत ज़्यादा, जब वो पानी से बाहर निकल के आता था तो बहुत ज़्यादा शाइनी लगता था, एकदम चमकदार लगता था, और उसको बहुत अच्छा लगता था जब मैं उसकी कमर से पानी रब करके नीचे गिराता था। देन आई वुड टेक हिम बैक बाय द ईयर because that is the easiest way to lead an elephant and leave him on the edge of the jungle while I went into the forest to get some luscious twigs for his dinner. और फिर मैं उसके कानों को पकड़ के उसको छोड़ देता था जंगल के एज पे ताकि वो उधर ही घूमता रहे और मैं उसके लिए जब तक जंगल के अंदर जाके ट्विग्स कलेक्ट कर सकूँ उसके डिनर के लिए। वन हैज़ वन हैज़ टू हैव अ वेरी शार्प हैज to cut down these twigs. It takes half an hour to sharpen the hatch because if a twig is mutilated an elephant will not touch it. अब जो हैच कह सकते हो आप एक तरीके से कुल्हाड़ी टाइप से, स्मॉल एक्स जिसे आप बोलते हो, तो वो चाहिए होती थी ताकि हम उन ट्विग्स को कट कर सकें, और कम से कम आधा घंटा तो उस ट्विग को, उसको थैच को शार्प करने में ही लग जाता था। क्योंकि अगर आप जो है म्यूटिलेटेड कहने का मतलब होता है टॉन, पटी हुई या टूटी हुई, अगर आप ट्विग लेके आओगे उस एलिफेंट के लिए तो वो उसको टच नहीं करेगा, वो उसको नहीं खाएगा। इट वॉज नॉट एन ईजी जॉब टू गेट ट्विग्स एंड सैपलिंग फॉर करी, और वो कोई ईजी काम नहीं था कि करी के लिए ट्विग्स और सैपलिंग को कलेक्ट करना, क्योंकि एलिफेंट जो होते थे इस मामले में
ये जो करी था ये म्यूटिलेटेड यानी कि फटी हुई जो ट्विग्स होती थी उनको टॉर्न ट्विग्स को खाता नहीं था। आई हैड टू क्लाइम ऑल काइंड्स ऑफ ट्रीज टू गेट मोस्ट डेलिकेट एंड टेंडर ट्विग्स। और मुझे हर तरह के पेड़ पे चढ़ना पड़ता था ताकि मैं बहुत नाजुक और बहुत टेंडर ट्विग्स जो है करी के लिए कलेक्ट कर सकूं ताकि वो उन्हें ईजिली खा सके। एज ही वॉज वेरी फाउंड ऑफ द यंग ब्रांचेज ऑफ द बैनियन ट्री विच ग्रोज लाइक अ कैथेड्रल ऑफ लीव्स and branches. I was gathering some one spring day in March when I suddenly heard करी कॉलिंग टू मी इन द डिस्टेंस। ऐसे ही एक दिन एक्चुअली क्या था, करी को जो है यंग ब्रांचेस बहुत पसंद थी बैनियन ट्री की, तो मैं उसके लिए वो तोड़ने के लिए पेड़ पे चढ़ा। तो एकदम से ही मैंने देखा कि मैं जैसे ही उसके लिए इकट्ठी कर रहा था, मार्च का महीना था और करी मुझे आवाज़ दे रहा है और ज़्यादा डिस्टेंस पे नहीं है। एज स्टिल ही वॉज वेरी यंग द कॉल वॉज मोर लाइक दैट ऑफ बेबी एलिफेंट देन एन एलिफेंट। और जो आवाज़, क्योंकि वो काफ़ी यंग था तो जो उसकी अब वॉइस थी जो मेरे पास आ रही थी वो एक बेबी की तरह थी, ना कि एक एलिफेंट की तरह। आई थॉट समबडी वॉज हर्टिंग हिम, सो आई केम डाउन फ्रॉम माई टी एंड रैन वेरी फास्ट टू द एज ऑफ द फॉरेस्ट वेयर आई लेफ्ट हिम बट ही वॉज नॉट देयर। और मैं जैसे ही मैंने सुना कि मुझे लगा कि उसे कोई हर्ट कर रहा है, तो इसलिए मैं जल्दी से पेड़ से उतरा और पेड़ से उतरने के बाद उसकी तरफ भागा और मैंने उसको देखा लेकिन वो वहाँ पे नहीं था। आई लुकड ऑल ओवर बाई बट आई कुड नॉट फाइंड हिम। मैंने उसे हर जगह देखा बट वो मुझे कहीं नहीं मिला। आई वेंट नियर द एज ऑफ द वाटर एंड आई सॉ अ ब्लैक समथिंग स्ट्रगलिंग अबव इट्स सरफेस। मैं पानी के किनारे गया, मैंने देखा एक ब्लैक कलर का कुछ बड़ा सा चीज़ है जो कि स्ट्रगल कर रही है पानी के सरफेस पे ऊपर आने के लिए। देन इट रोज हायर एंड इट वॉज द ट्रंक ऑफ माई एलिफेंट। और वो बड़ी होती गई और मैंने देखा कि वो एलिफेंट की ट्रंक है। आई थॉट ही वॉज ड्रॉनिंग। मैंने सोचा कि वो डूब रहा है। आई वॉज हेल्पलेस बिकॉज आई कुड नॉट जम्प इन टू द वाटर एंड सेव द 400 पाउंड्स ऑफ हिम सिंस ही वॉज वेरी मच हायर देन आई। अब मैं हेल्पलेस था उस वक्त क्योंकि मैं जंप करके उसको नहीं बचा सकता था क्योंकि वो 400 पाउंड्स का था और साइज़ में मुझसे काफ़ी बड़ा भी था। बट आई सॉ हिज बैक राइज अबव द वाटर एंड द मोमेंट ही कॉट माई आई ही बिगेन टू ट्रम्पेट एंड स्ट्रगल अप टू द शोर। लेकिन मैंने जैसे देखा कि उसकी जो बैक है वो पानी में बढ़ती जा रही है और वो मतलब बाहर आता जा रहा है धीरे धीरे। मेरी आंखें एकदम से उसको देख के चौंक गई और उसने चिल्लाना शुरू कर दिया। जैसे जो एलिफेंट है वो अपनी साउंड निकालते हैं, उसको साउंड को क्या बोलते हैं, ट्रम्पेट। और उसने किनारे की तरफ जाने के लिए स्ट्रगल करना शुरू कर दिया। देन स्टिल ट्रम्पेटिंग ही पुश्ड मी इनटू द वाटर and as I fell into the stream I saw a boy lying flat on the bottom of the river। अब जैसे ही मैं उसके पास गया उसने मुझे पानी में खींच लिया और जैसे ही मैं पानी में जाके गिरा मैंने देखा कि ये बॉय है जो कि पानी के नीचे एकदम ज़मीन में गिरा पड़ा है। ही हैड नॉट ऑल टुगेदर टच बॉटम बट वॉज समवॉट अफ्लोट। उसने प्रॉपरली तो टच नहीं किया था लेकिन हाँ कहीं ना कहीं वो काफ़ी नीचे था और वो थोड़ा थोड़ा फ्लोट कर रहा था। आई केम टू द सर्फेस ऑफ द वाटर टू टेक माई ब्रेथ एंड देयर करी वॉज स्टैंडिंग। मैं ऊपर पानी में आया और मैं पानी के ऊपर आया ताकि मैं अपनी सांस ले सकूं और फिर पानी में नीचे गया। His feet planted in the sandbank and his trunk stretched out like a hand waiting for mine. I dived down again and pulled the boy of the drowning boy to the surface, but not being a good swimmer, I could not swim ashore and slow current was already dragging me down. अब मैंने उसकी करी की हेल्प से उस बॉय को जो जो कि डूब रहा था उसको तो निकाल लिया, लेकिन मैं खुद इतना अच्छा स्विमर नहीं था इसलिए मैं भी प्रॉपरली किनारे तक नहीं पहुंच पा रहा था और धीरे धीरे जो है मैं भी डूबने ही वाला था। सीइंग अस ड्रिफ्ट बाय इन अ करंट, करी हु वाज यूजुअली स्लो एंड ponderous suddenly darted down like a hawk and came halfway into the water and where I saw him stretch out his trunk again. I raised up my hand to catch it and it slipped. I found myself going under the water again, but this time I found that water was not very deep, so I sank to the bottom of the river and doubled my feet under me and then suddenly kicked the riverbed and so shot upwards like an arrow, in spite of the fact that I was holding the drowning boy with my hand. As my body rose above the water, I felt a lasso around my neck. This frightened me. I thought some water animal was going to swallow me. I heard Curry squealing and I know it was his trunk about my neck. He pulled us both ashore. अब हुआ क्या यहाँ पे, जब उसको पता था कि वो डूब रहा है, वो अच्छा स्विमर नहीं है, तो उसने देखा कि क्योंकि जो करी था वो भी पानी में खड़ा था लेकिन वो डूब नहीं रहा था,
लेकिन वो जो पानी में डूबता हुआ लड़का था और वो जो उसका ऑथर करी का जो मास्टर था, वो दोनों जो हैं पानी के अंदर थे। अब उसको उस डूबते हुए लड़के को भी बचाना था, लेकिन उसने देखा कि जो पानी है वो बहुत ज़्यादा है, तो वो अपने आप को कोशिश करता है नीचे से एकदम से झटका दे के ऊपर आने की, लेकिन वो नहीं आ पा रहा था। फिर वो उसको और खींचने की कोशिश करता है, खींच के वो दूसरा थोड़ा सा जहाँ पे पानी का लेवल कम होता है उसे वहाँ ले आता है। फिर वो देखता है कि मेरे को इसको भी बचाना है, अपने आप को भी बचाना है, तो वो एकदम से झटके से नीचे से ऊपर आता है और अपने आप को बचाने की कोशिश करता है। इतने में ही जो करी होता है वो एक जो उसकी नेक है, जो उसकी जो ट्रंक है, सूंड है, उसको करी से लपेट उससे अपने मास्टर से लपेट देता है। तो जो उसका मास्टर है वो सोचता है कि कोई ये वाटर एनिमल है जो हम दोनों को खा जाएगा, लेकिन वो देखता है कि जो ये है जो मेरी गर्दन के चारों ओर है वो कोई वाटर एनिमल नहीं है, ये करी की ही नेक है। और वो फिर हम दोनों को ऊपर खींच के ऊपर ले आता है। करी वॉज लाइक अ बेबी, करी जो है एक बेबी की तरह था। ही हैड टू बी ट्रेन टू बी गुड एंड इफ़ यू डिड नॉट टेल हिम व्हेन ही वॉज नॉटी ही वॉज अप टू मोर मिस्चीफ देन एवर। करी जो है एक बेबी की तरह है, अब उसको और ज़्यादा अच्छी ट्रेनिंग की ज़रूरत है ताकि वो और अच्छा बन सके। फॉर इंस्टेंस वन डे समबडी गेव हिम सम बनानास टू हिम। फॉर एग्ज़ाम्पल एक बार की बात है, एक किस्सा है कि एक बार उसे एक पर्सन जो है उसे बनाना देता है खाने के लिए। वेरी सून ही डेवलप्ड अ ग्रेट लव फॉर राइप बनाना। और बहुत ही जल्द उसने अपना जो टेस्ट है वो ग्रेट राइप बनानास के लिए कर लिया, यानी कि पके हुए केलों के लिए। ही यूज टू कीप लार्ज प्लेट्स ऑफ फ्रूट्स ऑन अ टेबल नियर अ विंडो इन द डाइनिंग रूम। और हम लोग क्या करते थे उस दौरान जो है फ्रूट्स की जो बहुत बड़ी प्लेट है उसको डाइनिंग टेबल पे रखते थे विंडो के पास। वन डे ऑल द बनानाज ऑन द टेबल डिसअपियर्ड एंड माई फैमिली ब्लेम द सर्वेंट्स फॉर ईटिंग ऑल द फ्रूट्स इन द हाउस। एक दिन क्या हुआ, सारे बनानाज जो हैं टेबल से गायब हो गए और मेरी फैमिली ने जो है हमारे सर्वेंट को ब्लेम किया कि वो सारे फ्रूट्स जो है खा गया। अ फ्यू डेज लेटर द फ्रूट डिसअपियर्ड अगेन। कुछ दिनों बाद वो सारे फ्रूट्स फिर गायब हो गए। दिस टाइम द ब्लेम वॉज पुट ऑन मी। और इस बार जो ब्लेम है वो मेरे ऊपर आया। एंड आई न्यू आई हैड डन आई हैड नॉट डन इट। और मुझे पता था कि ये मैंने नहीं किया है, फिर भी ब्लेम मेरे पर आ रहा था। इट मेड मी वेरी एंग्री विद माई पेरेंट्स एंड द सर्वेंट्स। और जिसकी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था अपने पेरेंट्स पे भी और सर्वेंट्स पे भी। फॉर श्योर फॉर आई वॉज श्योर दे हैड टेकन ऑल द fruits. The next time the fruit disappeared, I found a banana all smashed up in Curry's pavilion. जब मैंने देखा कि जब अगली बार जब दोबारा से फ्रूट्स गायब हुए थे तो मैंने देखा कि कुछ जो है फ्रूट्स के स्मैश्ड जो है, मतलब टुकड़ा या हिस्सा आप जिसे कह सकते हो, वो मैंने करी के जहाँ पे करी बंधा रहता था करी के पवेलियन में देखा। दिस सरप्राइज मी वेरी मच फॉर आई हैड नेवर सीन फ्रूट देयर एंड नाउ एज यू नो ही हैड ऑलवेज लिव्ड ऑन टू ईट। और वो बात को देख के मुझे बहुत ज़्यादा सरप्राइज़ हुआ कि मैंने कभी यहाँ पे फ्रूट नहीं देखा, और करी तो हमेशा ट्विग्स पे ही रहा है, कभी करी हमेशा ट्विग्स ही खाता था, लेकिन अब वो फ्रूट कैसे खा रहा है। नेक्स्ट डे आई वॉज सिटिंग इन द डाइनिंग रूम वॉन्डरिंग वेदर आई शुड टेक सम फ्रूट फ्रॉम द टेबल without my parents' permission. A long black thing very much like a snake suddenly came through the window and disappeared with all the bananas. अब मैं वहाँ टेबल के पास बैठे हुए सोच ही रहा था कि मैं इसमें से कुछ फ्रूट्स जो है पेरेंट्स की परमिशन के बिना निकाल लेता हूँ। इतने में ही एक लॉन्ग ब्लैक सी थिंग आई स्नेक की तरह, जिसने विंडो से सारे बनानास को लेके गायब हो गई। आई वॉज वेरी मच फ्राइटेंड बिकॉज आई हैड नेवर सीन snakes eat bananas and I thought it must be a terrible snake that would sneak in and take fruits. और मैं उस बात को देख के बहुत ज़्यादा डर गया कि कहीं ये इतना बड़ा स्नेक्स है कि सारे बनानास खा गया, ज़रूर ये कोई ख़तरनाक स्नेक है जो कि फ्रूट्स खा रहा है। आई क्रेप्ट आउट ऑफ द रूम एंड विद ग्रेट फियर इन माई हार्ट रैन आउट ऑफ द हाउस। और मैं रोता हुआ कमरे से बाहर निकला और बहुत ज़्यादा डरा हुआ घर से बाहर ही भाग गया। फीलिंग श्योर दैट द स्नेक वुड कम बैक इन टू द हाउस। ये सोच के कि हाँ स्नेक कहीं दोबारा वापस ना आ जाए और सारे फ्रूट्स को और हमको खा ना जाए। एज आई वेंट आउट आई सॉ करीज bag disappearing in the direction of the pavilion and I was so frightened that I wanted his company to cheer me up. जैसे ही मैं बाहर गया मैंने देखा कि जो करी है उसकी जो करी I saw Curry's bag disappearing in the direction of the pavilion and I was so frightened that I wanted his company to cheer me up.
मैं उस टाइम पे इतना ज़्यादा घबरा गया था कि मैं चाहता था कि जो करी है वो इस वक्त मेरे साथ रहे ताकि मैं थोड़ा सा चीयर अप हो जाऊँ. आई रैन आफ्टर हिम इन टू द पवेलियन एंड ईटिंग फाउंड हिम देयर ईटिंग बनानाज. और मैं जैसे ही उसके पास गया मैंने उसे देखा कि वो करी जो है वहाँ बैठ के बनानाज खा रहा था. आई स्टूड स्टिल इन एस्टोनिशमेंट द बनाना वर लाइंग स्ट्रून ऑल अराउंड हिम. और मैंने देखा, मैं वहाँ एकदम चौंक के खड़ा हो गया. मैं देखने लगा कि वहाँ पे जो सारे बनानाज हैं वो मतलब छिलके पड़े हुए हैं वहाँ पे, सारे बनानाज उसके चारों ओर फैले हुए हैं. ही स्ट्रेच्ड आउट हिज ट्रंक एंड रीच फॉर द वन फार अवे फ्रॉम हेयर ही वॉज स्टैंडिंग. और उसने अपनी ट्रंक को स्ट्रेच किया और जो बचे हुए बनानास थे उनको भी लेके खा लिया जहाँ पे मैं खड़ा हुआ था. दैट इंस्टेंट द ट्रंक लुक लाइक अ ब्लैक स्नेक. और उस इंस्टेंट पे वो जो जिसकी ट्रंक है वो एक ब्लैक स्नेक की तरह लग रही थी. एंड आई रियलाइज्ड दैट करी वॉज द थीफ. और मैं समझ गया उसको देख के कि जो थीफ था वो करी था, यानी कि सारे केले जो अब तक जो चुराए गए थे वो करी के थ्रू थे. आई वेंट टू हिम, pulled him out by the ear and joyously showed my parents that it was the curry and not I that had eaten all the fruits these many weeks. और मैंने उसके कान से उसे पकड़ा और हंसते हुए अपने पेरेंट्स को बताया कि ये करी नहीं, मैं नहीं, करी था जिसने सारे फ्रूट्स इतने हफ्तों से खा रहा था. देन आई स्कोल्डेड हिम फॉर एलिफेंट्स understand words as well as children, and I say to him, next time I see you stealing fruits you will be whipped. और मैंने उसको डांटा जैसे कि और बच्चे सब लोग डांटते हैं. और मैंने उससे कहा अगर मैंने अगली बार तुम्हें चोरी करते हुए देखा तो मैं तुम्हारी पिटाई करूँगा. ही न्यू दैट वी वर ऑल एंग्री विद हिम इवन द सर्वेंट्स. और उसे पता था कि हम सारे उससे गुस्सा हैं, यहाँ तक कि सर्वेंट्स भी उससे गुस्सा है. हिज प्राइड वॉज सो इंजर्ड दैट ही नेवर स्टोल अनदर थिंग फ्रॉम द डाइनिंग रूम. और उसकी जो प्राइड है वो इतना ज़्यादा इंजर्ड हुआ, इतना ज़्यादा वो उसको बुरा लगा कि उसने उसके बाद कभी चोरी नहीं की. एंड फ्रॉम देन ऑन इफ़ एनीबडी गेव हिम एनी फ्रूट ही ऑलवेज स्क्वील्ड एज इफ़ टू थैंक देम. और वो जब भी उसे कोई कुछ खाने के लिए देता था, कोई भी फ्रूट, तो वो हमेशा ऐसे चिल्लाता था. स्क्वील माने ऐसी साउंड निकालना जैसे कि वो उसे थैंक यू कर रहा हो. एन एलिफेंट इज़ विलिंग टू बी पनिश्ड फॉर हैविंग डन रॉन्ग, बट इफ़ यू पनिश him without any reason he will remember it and pay you back in your own coin. एक जो एलिफेंट होता है वो ऐसा कहा जाता है कि जो है एन एलिफेंट इज़ विलिंग टू बी पनिश्ड फॉर हैविंग डन रॉन्ग. जो एलिफेंट है उसको हम बिना किसी रीज़न के पनिश नहीं कर सकते. उसको कोई रीज़न दिए बिना अगर आप उसको पनिश करोगे तो वो हमेशा इस बात को याद रखेगा और आपको वो पे बैक करेगा अपने तरीके से. एन एलिफेंट मस्ट बी टॉट व्हेन टू सिट down, when to walk, when to go fast, and when to go slow. You teach him these things as you teach a child. If you say dhat and pull up him by the ear, he will gradually learn to sit down. Similarly, if you say mali and pull his trunk forward, he will gradually learn that it is the signal to walk. अब एलिफेंट है, उनको ना प्रॉपरली ट्रेन किया जाता है जैसे किसी छोटे बच्चे को ट्रेन करते हैं. अगर आप उसको बोलोगे धात और उसके कान को पकड़ोगे तो वो बैठ जाएगा, सीख जाएगा बैठना. और उसी तरीके से अगर आप माली बोलोगे और उसकी ट्रंक को पुल करोगे तो वो उसको सिग्नल मिल जाएगा कि वो उसे वॉक करना है. करी लर्न माली आफ्टर 3 lessons बट इट टुक हिम 3 weeks टू लर्न धाट. उसने माली यानी कि वॉक करना तो ईजिली सीख लिया, लेकिन धात के टाइम पे यानी कि जब आपको बोला जाए कि बैठ जाओ तो वो उसको 3 हफ्ते लगे उसको सीखने में. ही वॉज नो गुड एट सिटिंग डाउन. और वो इतना अच्छा नहीं था वो धात वाले जो सिग्नल था उसको समझने में. एंड डू यू नो वाई एन एलिफेंट शुड बी टॉट टू सिट डाउन? बिकॉज ही ग्रो टॉलर एंड टॉलर देन यू who takes care of him, so that when he is 2 or 3 years old you can only reach his back with a ladder. It is therefore better to teach him to sit down by saying that, so that you can climb upon his neck. For who don't want to carry a ladder around all the time. देखो अब इसमें जो करी है, वो जो मास्टर है उसका करी का, वो ये कहना चाह रहा है कि जब वो छोटा था जब तो इजीली चढ़ जाते थे उसके ऊपर, लेकिन अब वो जैसे बड़ा हो गया है तो हमें उसके साथ हर वक्त लैडर को नहीं रख सकते अपने साथ. तो उनको जो एलिफेंट्स हैं उनको धात यानी कि बैठना सिखाना बहुत ज़रूरी होता है ताकि हम उस ईजिली उनकी बैक के ऊपर चढ़ सकें. अदरवाइज़ हमें हमेशा एलिफेंट के अराउंड अपने उसके ऊपर चढ़ने के लिए एक लैडर रखनी पड़ेगी जो कि पॉसिबल नहीं है.
द मोस्ट डिफ़िकल्ट थिंग टू टीच एन एलिफेंट इज़ द मास्टर कॉल। जो सबसे डिफ़िकल्ट चीज़ है एलिफेंट को सिखाना वो है मास्टर कॉल। ही जनरली टेक्स 5 years टू लर्न इट प्रॉपरली। ज़्यादातर जो एलिफेंट्स हैं उसको वो सीखने में 5 साल लेते हैं। द मास्टर कॉल इज़ अ स्ट्रेंज हिसिंग होलिंग साउंड एज इफ अ स्नेक एंड अ टाइगर वर फाइटिंग ईच अदर। कुछ इस तरह की साउंड निकालते हैं जैसे कि कोई स्नेक और टाइगर आपस में लड़ रहे हों। एंड यू हैव टू मेक दैट काइंड ऑफ नॉइस इन हिज ईयर। और ऐसी वॉइस आपको उनके कानों के पास जाके निकालनी होती है। एंड डू यू नो what you expect an elephant to do when you give him the master call? If you are lost in the jungle and there is no way out and everything is black except the stars above, you dare not to stay very long anywhere. The only thing to do uh, the only thing to do then is to give the master call, and at once the elephant pulls down the tree in front of him with his trunk. This frightens all the animals away. As the tree comes crashing down, the monkey wake up from the sleeps and run from branch to branch. अब होता क्या है कि अगर आप ऐसी साउंड मान लो, सपोज फॉर एग्जांपल वो मास्टर कॉल के लिए आपको क्या ज़रूरत पड़ेगी। फॉर एग्जांपल आप जंगल में गए और अंधेरा हो रहा है और आप खो जाते हो, तो आप अगर एलिफेंट के कानों में ये बात बोलोगे, वो मास्टर कॉल मतलब रिपीट करोगे उसके कानों में, तो वो क्या करेगा, तो वो आपके लिए रास्ता बनाना शुरू कर देगा अपने आप ही। जिससे क्या होगा, जो भी ट्रीज़ आपके रास्ते में आ रहे होंगे उन्हें वो क्रैश करता हुआ चला जाएगा। और जो भी मंकीज़ जो हैं सो रहे होंगे वो जाकर ब्रांच से ब्रांच इधर से उधर भागने लगेंगे। यू कैन सी दैम इन द मून लाइट। और आप मून लाइट में उनको ईजिली देख सकोगे। एंड यू कैन ऑलमोस्ट सी द स्टैग्स रनिंग इन ऑल द डायरेक्शन बिलो। और आप देख सकोगे जो स्टैग्स हैं वो एलिफेंट की जो एक्टिविटीज़ हैं उनको देख के, स्टैग जो हैं, जो यानी कि हिरनी और हिरन जिन्हें आप बोलते हो, जिनके बड़े बड़े सींग होते हैं, वो इधर उधर डायरेक्शन में भागने लगेंगे। यू कैन हियर द ग्राउल ऑफ अ टाइगर इन रेजिस्टेंस। और आप टाइगर की दहाड़ भी सुन सकते हो। इवन ही इज़ फ्राइटेंड। Then the elephant pulled down the next tree and the next and the next. Soon you will find that he was made a road right through the jungle straight to your home. और वो भी इवन थोड़ा बहुत डरा हुआ होगा, लेकिन एलिफेंट जो है धीरे धीरे एक एक करके ट्री को नीचे क्रैश करता चला जाएगा, एक के बाद एक के बाद एक। और फिर जैसे ही आप ध्यान दोगे तो देखोगे कि आपके लिए जो एलिफेंट है वो एक रोड बना रहा है, जो कि सीधे जंगल से आपके घर के लिए जा रही होगी। सो देखो, आपको इस इमेज में देख के समझ भी आ रहा होगा। आपको इसमें देखो, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल के तौर पे लिया गया था कि अगर आप जंगल में खो जाते हो तो बर्ड्स भी हैं, स्टार्स भी हैं, मंकीज़ भी हैं, टाइगर भी हैं, स्टैग्स भी हैं, ये सब भाग रहे हैं ना। तो ये सब चीज़ें आपको इस चैप्टर में दिखाई। बेसिकली इसमें क्या बताया गया है कि एक करी था, एक एलिफेंट था, अपने मास्टर के साथ रहता था। वो बाय नेचर बहुत ही अच्छा था, लेकिन उसने फर्स्ट टाइम अपनी लाइफ में अगर कुछ किया था तो वो क्या था, किसी बच्चे की यानी कि किसी बॉय की जान बचाई थी। और उसके बाद उसने फिर सारी चीज़ें सीखी। उसको क्या चीज़ सीखने में ज़्यादा टाइम लगा था, धात वाला जो सिग्नल था, यानी कि जब आपको बैठने के लिए बोलते हैं एलिफेंट्स को, तो उसके लिए हम क्या वर्ड यूज़ करते हैं, धात। तो वो उसने ज़्यादा टाइम लिया था सीखने में, और माली वर्ड जो था उसने वो 3 दिन में सीख लिया था। इसी तरीके से उसको 5 साल लगे थे कम से कम क्या वर्ड सीखने में, मास्टर कॉल जो होती है, जो हम एलिफेंट के कानों में वो करते हैं रिपीट, जिससे वो चीज़ों को समझ पाए हम क्या कहना चाह रहे हैं। तो यही है इस चैप्टर में, ऐसा कुछ खास तो है नहीं। और आई होप आपको ये चैप्टर का एक्सप्लेनेशन समझ में आ गया होगा। उसके बाद ये आपके क्वेश्चन आंसर्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, ये लोग हम अपनी कॉपी में करेंगे। आज इस वीडियो के साथ मैं आपको डिफ़िकल्ट वर्ड सेंड कर रही हूँ जो आपको अपनी कॉपी में करने हैं। उसके बाद हम लोग वर्ड मीनिंग्स क्वेश्चन आंसर्स करेंगे चैप्टर के। ओके, सो बाय बाय क्लास, टेक केयर।